हेलो दोस्तों, वैदिक गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। आज हिंदी शिक्षण प्रैक्टिस सेट 4 करेंगे जो सीटेट 2023 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और आज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 3 जनवरी 2022 का है। तो इसमें हम गद्यांश और शिक्षण ये दोनों को क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम गद्यांश पढ़ेंगे। दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कौवों के आश्रयदाता वृक्षों को ऋग्वेद में काकाम्बीर कहा गया है। मतलब जहाँ पर कौवे रहते हैं उन वृक्षों को ऋग्वेद में काकाम्बीर कहा गया है। ऐसे वृक्षों की मालिका में ही नीम को शुमार किया जाना चाहिए। हर साल कौवों के कितने ही घोंसले नीम के पेड़ पर पाए जाते हैं। वैशाख माह में कौवे यदि इस पेड़ पर घोंसला बनाते हैं तो इसे समृद्धि का लक्षण का माना जाता है। एक तरह से यह आगामी खुशहाली का संकेत होता है। वैसे कौवे की आवाज़ कितनी भोड़ी और कर्कश होती है, लेकिन काकाम्बीर के घोंसले में बैठे कौवे की महीन और चुलबुली आवाज़ जो एक बार सुन ले वह अवश्य ही मोहित हो जाता है, क्योंकि उसके कंठ से चाशनी पगे स्वर जो निकल रहे होते हैं। निबोरी के बीज से तेल निकाला जाता है जो मार्गोसा कहलाता है। कीटनाशक दवाइयाँ बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। निबोरी क्या होता है? निबोरी जो नीम का जो फल होता है उसको निबोरी कहते हैं। बाद विचार के मामले में मालिश करने के लिए भी यह तेल उपयुक्त पाया जाता है। नीम की लकड़ी ठोस और मजबूत होने से पानी के जहाज बनाने के काम में यह प्रयुक्त होती है। खिलौने, कृषि के औजार तथा बैलगाड़ियाँ बनाने के लिए भी नीम की लकड़ी उपयुक्त होती है। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस करेंगे हम। आगे देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, जिन पेड़ों पर कौवे घोंसला बनाते हैं ऋग्वेद में उन्हें किस नाम से संबंधित किया गया है। देखिए, सबसे पहले ही बताया गया पहली ही लाइन में कि कौवे के आश्रयदाता वृक्षों को ऋग्वेद में काकाम्बीर कहा गया है। देखिए, काकाम्बीर कहा गया है। कौवे के आश्रयदाता वृक्षों को ऋग्वेद में काकाम्बीर कहा गया है। क्वेश्चन पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए सेकंड ऑप्शन काकाम्बीर। काकाव्य नहीं होगा, कुकभाश्रय, काकभुसुंडी नहीं होगा। इसमें जो सबसे राइट आंसर होगा वो सेकंड नंबर हो जाएगा, काकाम्बीर। इसके बाद कौवे जिस महीने में अपने घोंसले बनाते हैं उसका हिंदी नाम क्या है। तो देखिए, हम पैराग्राफ पे आएंगे। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि वैशाख माह में कौवे यदि इस पेड़ पर घोंसला बनाते हैं तो इसे समृद्धि का लक्षण कहा जाता है। तो कौन से माह की बात कही गई है? वैशाख माह की बात कही गई है। ठीक है, तो इसमें देखिए कहीं ऑप्शन है वैशाख। हाँ, सेकेंड ऑप्शन वैशाख है कि कौवे जिस महीने में अपना घोंसला बनाते हैं उसे वैशाख माह कहा जाता है। चैत्र, ज्येष्ठ, फाल्गुन नहीं, वैशाख माह। इसके बाद देखिए, नीम के फल का नाम क्या है। तो यहाँ पर दिया था ना निबोरी। हाँ, निबोरी के बीज से तेल निकाला जाता है। तो निबोरी क्या होता है? ये है निबोरी जो है वो नीम के बीज को निबोरी कहा जाता है। नीम के फल का नाम निबोरी, निमोरी, निमोड़ी, नियोरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट निबोरी। इसके बाद फोर्थ नंबर, पानी के जहाज बनाने में नीम की लकड़ी का प्रयोग होता है क्योंकि यह ठोस और कमज़ोर होती है, यह ठोस और कठोर होती है, यह ठोस और मजबूत होती है, ठोस और राखी होती है। तो इसका
पैसेज में देखेंगे हम, नीम की लकड़ी ठोस और मजबूत होने से पानी के जहाज बनाने के काम में प्रयुक्त होती है। तो क्या होती है? ठोस और मजबूत होती है। थर्ड ऑप्शन देखिए, पानी के जहाज बनाने में नीम की लकड़ी का प्रयोग होता है क्योंकि यह ठोस और मजबूत होती है। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद 5th नंबर, मारगोसा क्या है? तो मारगोसा के बारे में देखिए, ये ऑनलाइन पेपर का है, ठीक है, जो ऑनलाइन पेपर आपका हुआ था 2022 में, वही है। निमोरी के बीज से तेल निकाला जाता है जो मारगोसा कहा जाता है। मारगोसा क्या होता है? वो जो नीम का फल होता है ना, निमोरी, उसके बीज से जो तेल निकाला जाता है उसको ही मारगोसा कहते हैं। कीटनाशक दवाइयाँ बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो मारगोसा है नीम के बीज से बना तेल। नीम के बीज से बना तेल जो है वो मारगोसा है। तिल का तेल, सरसों का तेल, नीम का बीज नहीं, ये नीम के बीज से बना जो तेल होता है उसको मारगोसा कहते हैं। इसके बाद देखिए 6 नंबर, आश्रयदाता का विग्रह क्या होगा? आश्रयदा प्लस ता, आय प्लस दाता, या फिर आश्रय प्लस दाता, आश्रय प्लस ता। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आश्रय दाता, ठीक है, आश्रय हो जाए, आश्रय दाता। थर्ड नंबर इसका राइट हो जाएगा। आश्रयदाता का विग्रह होता है आश्रय प्लस दाता। कर्कश का विलोम क्या होगा? कठोर होगा, मधुर होगा, मधुरता होगा, या फिर मिठास होगा? तो देखिए 7 क्वेश्चन जो है इसका जो आंसर हो जाएगा कर्कश। कर्कश मतलब बहुत ही बेसुरी आवाज़ जो होती है उसको कर्कश कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2nd नंबर, मधुर। कर्कश का जो है विलोम होता है मधुर। इसके बाद देखिए 8 नंबर, इसे समृद्धि का लक्षण माना जाता है। रेखांकित शब्द है समृद्ध, ठीक है, समृद्धि का रेखांकित शब्द है, क्या है ये? भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, गुणवाचक संज्ञा है? तो अब एक एक करके जान लेंगे कि ये क्या होता है। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जिसमें किसी के भाव, गुण, दशा, अवस्था को जो है दर्शाया जाता है। इस भाववाचक क्या, किसी के भाव को हम महसूस करते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल में देखेंगे, एग्जाम्पल में हो गया मिठास, ठीक है, क्रोध, ये सब महसूस किए जाते हैं, ठीक है। चोरी हो गया, मित्रता हो गई, ये सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। इसके बाद देखिए जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिसमें जाति का, एक ही जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध होता है, जिसमें उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बच्चा, तो बच्चा में सभी बच्चे आ जाते हैं। जानवर हो गया, जानवर में सभी जानवर आ जाते हैं। मनुष्य हो गया, मनुष्य में सभी मनुष्य आ जाते हैं। तो पर्टिकुलर किसी एक जाति की बात की गई है, किसी जाति की, तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसके बाद व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? जिसमें किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध हो, उसको जो है यूनिक हो, आप ऐसा समझ सकते हो कि जो थोड़ा यूनिक होता है उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि जयपुर हो गया, भारत हो गया, ये सब एक ही है ना, 10-20 तो नहीं है, तो इसलिए ये दिल्ली हो गया, भारत हो गया, तो ये सब किस में आ जाएंगे? व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे। इसके बाद देखिए गुणवाचक विशेषण क्या होता है?
गुणवाचक संज्ञा ही कह लीजिए आप, ठीक है, यहाँ पे गुणवाचक संज्ञा ही होगा। तो जिसमें क्या होता है, संज्ञा सर्वनाम के गुण दोष रंग रूप आदि का बोध होता है। तो ये जो है संज्ञा है, ठीक है, गुणवाचक संज्ञा। इसमें जैसे आ जाएगा बुरे लोग, ठीक है, गुण या दोष को बताया जाता है किसी के, बुरे लोग, कठोर शरीर, ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएगा, गुणवाचक हो जाएंगे। अच्छा बुरा साफ, ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, गुणवाचक। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा समृद्धि। तो अब बताइए समृद्धि क्या हो जाएगा, समृद्धि हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, ये भाव को दर्शाती है। इसके बाद देखिए 9 क्वेश्चन नहीं है, अब दूसरा गद्यांश आ गया। अब देखिए इसको पढ़िए। हिंदी में मुहावरों की अधिकता का श्रेय मैं इस भाषा को बोलने वाले समुदाय को देता हूँ, उनकी पारिवारिकता को मानता हूँ। हिंदी में देह के अंग भी किसी न किसी प्रवृत्ति की ओर इंगित करते हैं, मसलन टांग अड़ाना। फिर बोलचाल में काम आने वाला यह मुहावरा व्यक्ति की नकारात्मकता उजागर करता है। हाथ के लिए अनेक शब्द प्रयोग में आते हैं। हाथ के लिए अनेक शब्द प्रयोग एवं मुहावरे हैं। हाथ थामना, हाथ लगाना, हाथ बढ़ाना, हाथ बटाना हमेशा सकारात्मक अर्थ में काम में आते हैं, इसलिए इन्हें हस्तक्षेप का अर्थ खोजते समय उर्दू के दखलंदाजी का सहारा लेना पड़े वे ही कह सकते हैं कि हस्तक्षेप नकारात्मक प्रक्रिया है। हस्तक्षेप न आक्षेप है और न आक्रमण। मेरे लिए सामान्य अर्थ में तथा जनतांत्रिक समाज के लिए भी हस्तक्षेप गलत काम को रोकने की चेतावनी है, प्रयास है। देखिए अब इसके क्वेश्चंस करेंगे हम। पहला क्वेश्चन है, हिंदी मुहावरों में किससे जुड़े शब्दों की भरमार होने की बात कही गई है। तो देखिए हिंदी मुहावरों में किससे जुड़े शब्दों की भरमार की बात कही गई, परिवार, देह, व्यक्ति, समुदाय। तो इसमें देखिए हिंदी में देह के अंग भी किसी न किसी प्रवृत्ति की ओर इंगित करते हैं, मसलन टांग अड़ाना। बोलचाल में काम आने वाला यह मुहावरा व्यक्ति की नकारात्मकता उजागर करता है। हाथ के लिए अनेक शब्द, तो हाथ के लिए अनेक शब्द प्रयोग एवं मुहावरे हैं, जैसे हाथ थामना, हाथ लगाना, हाथ बढ़ाना, हाथ बटाना हमेशा सकारात्मक अर्थ में काम में आते हैं। तो इसको पढ़ने से ये पता चल रहा है कि ये क्या है, हिंदी मुहावरों में सबसे ज़्यादा भरमार किस में है, देह के अंगों की, ठीक है, देह के अंग की ज़्यादा भरमार है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड नंबर, देह के अंगों की। अब देह के अंग में देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया हुआ था ना पैराग्राफ में, ये सब देह के अंग ही आते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए हाथ थामना, हाथ लगाना, हाथ बटाना, हाथ बढ़ाना, हाथ बांटना हमेशा, ये सब सकारात्मक। तो ये सब क्या है, ये सारे जो हैं ये सब देह के अंग हैं, तो देह के अंग ज़्यादा हैं। इसके बाद देखिए तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सेकंड नंबर। इसके बाद सकारात्मक अर्थ में प्रयोग होने वाला मुहावरा नहीं है। टांग अड़ाना, हाथ थामना, हाथ लगाना, हाथ बढ़ाना। तो इसमें सकारात्मक, अब एक एक करके देख लेंगे। टांग अड़ाना मतलब बाधा डालना हो जाएगा, ठीक है, बाधा डालना या फिर दखलंदाजी देना। हाथ थामना मतलब सहायता करना हो जाएगा, सहायता, ठीक है, सहायता करना। हाथ लगाना मतलब कार्य में लग जाना।
कार्य में लग जाना। इसके बाद हाथ बढ़ाना, हाथ बढ़ाने में क्या हो जाएगा, मदद करना। तो देखिए, हाथ बढ़ाना, मदद करना, हाथ लगाना, कार्य में लग जाना, हाथ थामना, सहायता करना। फिर पहला टांग अड़ाना, जो टांग अड़ाना है इसका मतलब हो जाएगा बाधा डालना। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि जो टांग अड़ाना है ये क्या है, सकारात्मक अर्थ में प्रयोग होने वाला मुहावरा नहीं है। ये सकारात्मकता को नहीं दिखा रहा है, ये निगेटिव चीज़ को दिखा रहा है। मतलब बाधा डाल देना, किसी चीज़ में बाधा डालना मतलब निगेटिव ही तो हुआ ना। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन, नकारात्मक अर्थ में प्रयोग होने वाला शब्द है। इसमें देखिए, बीच बचाव करना। कोई दो लोग आपस में बहस कर रहे हैं, आप उसको बचा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, सुलह, सुलह कराना। ठीक है, सुलह कराना हो गया। अब इसके बाद बोलचाल, मतलब बीच बचाव मतलब सुलह कराना, बोलचाल मतलब वार्तालाप हो जाएगा, बोलचाल वार्तालाप। ठीक है, इंगित करना, संकेत करना। लेकिन जो हस्तक्षेप है इसका मतलब क्या होता है कि दो लोग आपस में कोई बात कर रहे हैं, हम बीच में बोल देते हैं, हस्तक्षेप कर देते हैं। या फिर कोई कुछ काम कर रहा है, हमने उसको रोक टोक दिया, तो ये हस्तक्षेप। तो हस्तक्षेप क्या हो गया, ये नकारात्मक अर्थ में प्रयोग होने वाला शब्द है। राइट आंसर 4 नंबर हो जाएगा। इसके बाद 12 नंबर देखेंगे। 12 नंबर, हस्तक्षेप का जनतांत्रिक समाज में अभिप्राय है अनुचित कार्य को बढ़ाना, रोकना, फैलाना या फिर दबाना। तो जो 12 क्वेश्चन है इसका जो आंसर हो जाएगा कि हस्तक्षेप का जनतांत्रिक समाज में क्या अभिप्राय है, मतलब अनुचित कार्य को क्या करना, अनुचित कार्य को रोकना। आप जनता के लिए समाज में इसको कैसे यूज़ करते हो हस्तक्षेप को, तो जैसे कि कोई गलत कार्य हो रहा है तो गलत कार्य को क्या करते हैं हम, उसको गलत कार्य को हम रोकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अनुचित कार्य को रोकना, ये सकारात्मकता हो जाएगा। और जनतांत्रिक समाज का यही अभिप्राय होता है कि कोई भी गलत कार्य हो रहा है, अनुचित कार्य हो रहा है, तो हम उसको क्या करते हैं, रोकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। बढ़ाना, अनुचित कार्य को बढ़ाना गलत बात, अनुचित कार्य को फैलाना है, फिर अनुचित कार्य को दबाना नहीं, अनुचित कार्य को रोकना, उसको पूरी तरह से रोक देना। इसके बाद 13 देखिए, देह के अंग से जुड़ा मुहावरा नहीं है। अब इसमें देखिए मुहावरा ज़्यादा पूछा गया है, इसलिए आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि अभी जो नए नए क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें क्या क्या इंक्लूड हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम में पढ़ के जानी है। पहला है बत्तीसी दिखाना, आँखों का तारा, हाथ बढ़ाना, लाल पीला होना। तो देखिए बत्तीसी दिखाना मतलब निर्लज्जता पूर्वक हंसना। ठीक है, निर्लज्जता पूर्वक हंसना। आँखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना, बहुत प्यारा होना। हाथ बढ़ाना, मदद करना। इसके बाद लाल पीला मतलब गुस्सा होना। तो ये लाल पीला है ये देह के अंग से नहीं जुड़ा है। गुस्सा होना ये क्या है, भावना है। ठीक है, भावना है ये। बत्तीसी दिखाना मतलब हंस रहा है। ठीक है, आँखों का तारा मतलब बहुत प्यारा है, कोई प्राणों से प्यारा। हाथ बढ़ाना मतलब किसी की मदद करना।
तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 13 में लास्ट वाला, लाल पीला होना। देह के अंग से जुड़ा जो है देह के अंग से जुड़ा मुहावरा नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा लाल पीला होना। अब देखिए मुहावरा शब्द क्या है। मुहावरा जो शब्द है वो अरबी भाषा का है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा आप। अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। इसके बाद देखिए 14 नंबर, समाज में एक प्रत्यय लगाने पर बनने वाले शब्द। तो सामाजिक, 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 तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सामाजिक। सामाजिक मतलब सामाजिक, समाज, समाज प्लस एक प्रत्यय, तो ये हो जाएगा सामाजिक, ठीक है। इसके बाद देखिए 15 नंबर शिक्षण के क्वेश्चंस आ गए हैं। अब 15 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कौन सी है, जिसमें शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा मतलब जिसमें शिक्षक जो है शिक्षार्थी बच्चा एक्टिव होता है, ठीक है। या फिर टीचर जो पढ़ा रहा है वो बच्चे को केंद्र में रखकर पढ़ाता है, उनको ध्यान में रखकर पढ़ाता है। तो शिक्षार्थी केंद्र कक्षा जिस कक्षा में अध्यापक निर्णय लेते हैं और आत्मनिर्भर होते हैं वो है। या फिर जिनमें अधिगम का समग्र उत्तरदायित्व तो अध्यापक पर होता है, जिसमें विद्यार्थियों की बहुत कम संख्या पर ध्यान दिया जाता है और अधिकांश विद्यार्थियों की अनदेखी की जाती है, जिसमें चौथा नंबर जिसमें शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान और अनुभवों को शामिल किया जाता है। तो जो शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा है उसमें जब अध्यापक निर्णय लेगा तो वो शिक्षार्थी केंद्रित नहीं होगी, ठीक है, वो शिक्षक केंद्रित हो जाएगा। तो अध्यापक, अगर ऐसे जो है ऑप्शन में आपके आता है कि अध्यापक निर्णय लेता है तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इसमें अधिगम का समग्र उत्तरदायित्व तो अध्यापक पर नहीं होता है। विद्यार्थियों की बहुत कम संख्या पर ध्यान दिया जाता है और अधिकांश विद्यार्थियों की अनदेखी की जाती है। गलत, ऐसी बात नहीं है। निगेटिव आ गया, विद्यार्थियों को अनदेखी करना, तो ये पूर्णतः निगेटिव हो गया। इसमें विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान और अनुभवों को शामिल करके पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर 15 का राइट आंसर हो जाएगा 4th नंबर, जिसमें शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान और अनुभवों को शामिल किया जाता है, वो हो जाता है शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा। 4th नंबर राइट हो जाएगा। 16 क्वेश्चन देखेंगे। भाषा शिक्षा में समावेशन से क्या अभिप्राय है? समावेशन क्या है? समावेशी शिक्षा क्या होती है? जिसमें विभिन्न तरह के बच्चे होते हैं, ठीक है, विभिन्न क्षमताओं के, विभिन्न योग्यता, मतलब उसमें भी अलग अलग छात्रों में अलग अलग योग्यताएं, अलग अलग क्षमताएं होती हैं। कुछ नॉर्मल बच्चे भी होते हैं और कुछ हैंडीकैप भी होते हैं। तो सबको समग्र रूप से जब पढ़ाया जाता है, एक साथ पढ़ाया जाता है, तो वही होती है जो है समावेशी कक्षा। तो इस भाषा शिक्षा में समावेशन का क्या आशय है? भाषा शिक्षा में समावेशन का आशय, इनमें विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का ध्यान रखने के लिए अध्यापक व्यवहारिक युक्तियों को अपनाते हैं, या फिर इनमें विद्यालय शिक्षा के सभी पटक शामिल हैं, जैसे बुनियादी आर्थिक संसाधन, विद्यालय समुदाय का सृजन। इसमें पारंपरिक कक्षा में नवीन तकनीकी से जुड़ी विधियों को प्रयोग में लाना शामिल है। इसमें सामाजिक और अंतःक्रियात्मक दृष्टिकोण को संलग्न करते हुए बाह्य शिक्षण का रूपांतरित दृष्टिकोण शामिल है। तो जो भाषा शिक्षा में जो समावेशन होता है, इसमें क्या होता है, बच्चे जो होते हैं वो चुनौतीपूर्ण भी होते हैं, ठीक है। सभी के लिए समान शिक्षा प्रदान की जाती है, चाहे वो बच्चा अपंग हो या फिर साधारण बच्चा हो। तो इस तरह की कक्षा में सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षा प्रदान की जाती है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा समावेशन
से आशा है कि पारंपरिक शिक्षा का नवीन तकनीकी से जुड़ी विधियों में प्रयोग लाना नहीं। विद्यालय शिक्षा के सभी पटक शामिल है, इसमें बुनियादी आर्थिक संसाधन, विद्यालय समुदाय का सृजन नहीं। विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का ध्यान रखने के लिए अध्यापक व्यवहारिक युक्तियों को अपनाते हैं। तो इसमें जो सबसे राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें सामाजिक और अंतःक्रियात्मक दृष्टिकोण को शामिल करते हुए भाषा शिक्षण का रूपांतरित दृष्टिकोण शामिल किया जाता है, वो होती है भाषा शिक्षा में समावेशन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4th नंबर। इसके बाद देखिए 17, भाषा अध्यापक शिक्षा में विमर्श चिंतन मनन से क्या तात्पर्य है कि जो भाषा अध्यापक है वो शिक्षा में विचार विमर्श करता है, चिंतन करता है। तो इससे क्या होता है, सचेत प्रायोगिक रूप से सिद्ध विचार होते हैं। मूल्यांकन और समस्या समाधान के वे पहलू जो नवीन अंतर्दृष्टि का तथा समझ प्रदान करते हैं। इसमें सामान्य संज्ञानात्मक योग्यताएं, कंठस्थीकरण और दोहराव आधारित अभ्यास शामिल है। यह इस तरह की समझ है जो दिन प्रतिदिन के निर्णय किस तरह से क्रियान्वयन को प्रभावित करते हैं। देखिए 17 क्वेश्चन में जो होता है इसमें भाषा अध्यापक शिक्षा में विमर्श करता है, चिंतन मनन करता है। इसमें सचेत प्रायोगिक सिद्ध विचार को सिद्ध करने के लिए नहीं कि उसके जो भी थॉट्स उसको सिद्ध कर दे, नहीं, ये रॉन्ग होगा। ये फिर इसमें सामान्य संज्ञानात्मक योग्यताएं, कंठस्थीकरण, ये तो पूर्णतः रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि कंठस्थीकरण, दोहराव, अभ्यास ये सब जो है वो निगेटिव वर्ड हैं। या फिर यह इस तरह की समझ जो दिन प्रतिदिन के निर्णय किस तरह से क्रियान्वयन को प्रभावित करे, ये भी नहीं हो सकता। इसका जो सबसे राइट आंसर हो जाता है वो मूल्यांकन और समस्या समाधान। जो भी पढ़ने में, बच्चों की पढ़ाई में जो भी समस्या आ रही है उनके वे पहलू को नवीन अंतर्दृष्टि तथा समझ प्रदान करें, नई अंतर्दृष्टि के साथ वो समझ प्रदान करे। ऐसा भाषा अध्यापक शिक्षा में विमर्श और चिंतन मनन करने का तात्पर्य होता है कि वो मूल्यांकन और समस्या समाधान के वे पहलू जो नवीन अंतर्दृष्टि का तथा समझ प्रदान करें। इसके बाद देखिए 18 क्वेश्चन, शोएब ने भूतकाल की अवधारणा समझाने के लिए एक पाठ्य सामग्री का प्रयोग किया। ठीक है, उसने उदाहरण दिए, विद्यार्थियों को नियम समझाए, नियमों का अभ्यास कराया, फिर भी विद्यार्थी अच्छी तरह से अभ्यास कार्य नहीं कर पा रहे हैं। नीचे दिए गए सुझाव में से गलत सुझाव को निश्चित करें। इसमें गलत क्या है, क्यों नहीं समझ पा रहे हैं वो? विद्यार्थियों को अच्छी तरह से संप्रेषित करें और उन्हें अक्सर अभ्यास करने के अवसर दें। या फिर 2nd नंबर, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते रहें और उनके स्तर को ध्यान में रखते हुए समझाते रहें। या फिर 3rd नंबर, कक्षा में ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाएं और शिक्षार्थियों को बार बार सुनने के लिए कहें। व्याकरण सिखाने के लिए सामूहिक रूप से ड्रिल करवाएं। तो देखिए इसमें ड्रिल करवाना ये भी पॉजिटिव है। सिखाने के लिए बच्चा क्या कर रहा है, जब बच्चे से कार्य करवाया जा रहा है तो वो खुद एक्टिव है ना, तो जब वो करके सीखेगा तो इसमें सकारात्मकता का प्रयोग ज़्यादा होगा। विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते रहें कि वो उनके स्तर को ध्यान में रखते हुए बच्चा किस कक्षा में पढ़ रहा है, किस तरह का बच्चा है, ये चीज़ को ध्यान में रखकर किस कक्षा का है, वो छोटी कक्षा का है तो छोटी तरह से और बड़ी कक्षा का है तो उसको और अच्छी तरीके से समझाना चाहिए। तो ये विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते रहें, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर कुछ गलतियां बच्चा कर रहा है तो उसको सुधार करके उसको सही चीज़ सिखा के उसको प्रोत्साहित करना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम जब तुम करोगे तो और अच्छा करोगे। उसके बाद उनके स्तर को ध्यान में रखकर समझाना चाहिए कि बच्चा किस स्तर का है। विद्यार्थियों को अच्छी तरह से संप्रेषित करें और उन्हें अक्सर अभ्यास करने के अवसर देना चाहिए। जब उनको अवसर दिया जाएगा तो वो कार्य को अच्छी तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, तो ये अवसर शब्द ये सब क्या है, ये सब पॉजिटिव हो जाएंगे। तो इसमें क्या कहा गया है, गलत सुझाव। कक्षा में ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाए और तो उसमें हो क्या रहा है, कोई भी एक्टिव नहीं है। हमने क्या किया, उनको सुना दिया, शिक्षार्थी क्या उसको बार बार सुनते रहेंगे तो इसमें सकारात्मकता नहीं आएगी। तो ये जो है
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर, क्योंकि थर्ड नंबर क्या है, पूरी तरह से निगेटिव है। राइट आंसर थर्ड नंबर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 19, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्य सामग्री आधारित व्याकरण पाठों के संदर्भ से में सही नहीं है। व्याकरण पाठों के संदर्भ से में सही नहीं है। पाठ्य सामग्री आधारित व्याकरण के पाठ व्याकरण के बिंदुओं के सभी प्रयोगों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करते हैं। या फिर पाठ्य सामग्री आधारित पाठ निर्देशित खोजबीन उपागम का अनुसरण करते हैं, जिसमें विद्यार्थी स्वयं भाषा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। या फिर थर्ड नंबर, पाठ्य सामग्री आधारित व्याकरण पाठों की योजना बनाते समय अध्यापकों को स्वयं अपनी ओर से भी सामग्री सृजित करनी चाहिए। या फिर फोर्थ नंबर, इन पाठों को सुव्यक्त व्याकरण शिक्षण होता है और शिक्षार्थियों के लिए नियमों का वर्णन भी शामिल होता है। पाठ्य सामग्री आधारित व्याकरण पाठ आधारित व्याकरण पाठ में क्या होता है, आपको व्याकरण बिंदु के सभी उपयोग बताए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, व्याकरण बिंदु के सभी उपयोग बताए जाते हैं। विषय, विधेय, संज्ञा, सर्वनाम, ये सब चीज़ें क्या हैं, व्याकरण की हैं। ठीक है, तो बच्चा क्या करता है, इन पर ध्यान केंद्रित करके फिर उसको सीखता है। और इसमें क्या कहा गया है, कथन पाठ्य सामग्री आधारित व्याकरण पाठों के संदर्भ में जो निगेटिव है। अब इसमें निगेटिव फर्स्ट नंबर देखिए, व्याकरण के पाठ व्याकरण के बिंदुओं के सभी प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। सही बात है, अगर आप व्याकरण के बिंदुओं पर ध्यान नहीं देंगे तो चीज़ें गलत हो जाएंगी, फिर आप बोलेंगे भी तो वो गलत तरीके से बोलेंगे। ठीक है, तो बिंदुओं पर, क्योंकि यहाँ पर व्याकरण की बात कही जा रही है, इसलिए बिंदुओं पर आप ध्यान देंगे। उसके बाद देखिए थर्ड नंबर, व्याकरण पाठों की योजना बनाते समय अध्यापकों को स्वयं अपनी ओर से भी सामग्री सृजित करनी चाहिए। ठीक है, चीज़ों को इकट्ठा करके, फैक्ट देख के, बुक से पढ़ के टीचर्स को सही क्या है, सही चीज़ों को उसमें शामिल करनी चाहिए, भी राइट है, पॉजिटिव है। इन पाठों में सुव्यक्त व्याकरण शिक्षण होता है और शिक्षार्थियों के लिए नियमों का वर्णन भी शामिल होता है। सही बात है, बिना नियम के व्याकरण नहीं होता है, व्याकरण नियमों पर आधारित होता है। सेकंड नंबर देखिए, पाठ्य सामग्री आधारित पाठ निर्देशित खोजबीन उपागम का अनुसरण करते हैं। इसमें विद्यार्थी स्वयं भाषा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। नहीं, बच्चों को पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, योजना बनाई जाती है। ठीक है, शिक्षक क्या करते हैं, वो स्वयं पाठ की योजना बनाते हैं, फिर वो बच्चों को उनकी आवश्यकता के अनुसार उनको सिखाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सेकंड नंबर। इसके बाद 20 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है। भाषा शिक्षा की अवधारणा कौन सी नहीं है, चुनौतीपूर्ण अवधि की परिकल्पना, बोधगम्य निवेश, मस्तिष्क क्षति एवं नियंत्रण, सकारात्मक पुनर्बलन। चुनौतीपूर्ण अवधि की परिकल्पना ये शिक्षा की अवधारणा है। ठीक है, भाषा शिक्षा का ध्यान जो होता है वो संप्रेषणात्मक गतिविधियों पर आधारित होता है। छात्रों को क्या किया जाता है, भाषा प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र कर दिया जाता है। जब बच्चे भाषा प्रयोग करेंगे तभी तो सीखेंगे। विभिन्न क्षेत्रों में उनको चीज़ें दी जाती हैं, उनको पार्टिसिपेट कराया जाता है, तो वो भाषा शिक्षा की अवधारणा को समझ पाते हैं। तो इसमें जो निगेटिव है, पहला चुनौतीपूर्ण अवधि की परिकल्पना, ये सही है। बोधगम्य निवेश, बहुत सारी चीज़ें होती है जो ज्ञान की चीज़ें होती है, उनका निवेश होता है, सही है। सकारात्मक पुनर्बलन, बच्चा अगर अच्छा कर रहा है तो उसको सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है कि नहीं तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, उनको शाबाशी दी जाती है। अगर कोई बच्चा अव्वल आया तो क्लास में उसके लिए क्लैपिंग कराया जाता है, तो ये सकारात्मक पुनर्बलन हो गया। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क क्षति एवं नियंत्रण, ये भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है। तो इसका थर्ड आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा राइट हो जाएगा। बोधगम्य निवेश में क्या होता है कि छात्रों का भाषा स्तर से उच्च स्तरीय भाषा के साथ वो संपर्क कराया जाता है। जैसे कि छात्रों को विकास हेतु उनको कोई ऐसी वस्तु दी जाती है जो उनके भाषा स्तर से उच्च स्तर की है।
ठीक है, जिससे वह उस विषय वस्तु को पढ़कर समझते हुए उसका अर्थ ग्रहण करे। इससे उनका समुचित भाषा विकास होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या कहती है? विद्यालय में अधिगम के लिए बहुभाषिकता और भाषाओं की शक्ति आवश्यक है। आगे की शिक्षा को सहज बनाने के लिए विद्यालय के प्राथमिक चरण में माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा हो। प्राथमिक चरण में देखिए, ऑप्शन से ही समझ में आ रहा है, प्राथमिक चरण में अंग्रेजी माध्यम, ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि NEP 2020 क्या कहती है कि प्राथमिक चरण में मातृभाषा होनी चाहिए। सभी भाषा अधिगम मातृभाषा में होनी चाहिए। सभी भाषा नहीं हो सकती। हाँ, बच्चा क्या करता है, वो मातृभाषा का प्रयोग करके सीखता है, लेकिन सभी भाषाओं को मातृभाषा में होनी चाहिए ये कोई ज़रूरी नहीं है। बच्चों को अपनी रुचि के अनुसार अनेक भाषाएं सीखनी चाहिए, लेकिन शुरुआत में बच्चे को मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो इसमें जो सबसे राइट आंसर हो जाएगा, अब थोड़ा सा देख लीजिए NEP 2020 कहती क्या है। ये जो है वो बहुभाषिकता को पर जोर देती है। NEP 2020 में त्रिभाषा सूत्र का उल्लेख किया गया है, जिसमें प्रथम भाषा मातृभाषा होती है, इसके अलावा दूसरी तीसरी भी भाषा होती है, ठीक है, और सभी भाषाओं में लचीलापन होना चाहिए, ऐसा वो कहता है। फिर NEP 2020 में ये भी कहा गया है, उसके 4th अध्याय में कहा गया है कि स्कूल में जो 6ठी कक्षा है से शुरू की कम से कम 2 वर्षों तक के लिए संस्कृत तथा शास्त्रीय भाषा का अध्ययन कराया जाएगा। ये भी NEP 2020 कहती है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है कि विद्यालय में अधिगम के लिए बहुभाषिकता और भाषाओं की शक्ति आवश्यक है। 22 नंबर में अंततः इसके साथ इसके अलावा यह किसके उदाहरण हैं? तो योजक उपकरण, संबंधता, शब्द संपदा, व्याकरण के क्षेत्र। योजक उपकरण क्या होता है? जो 2 या 2 से प्लस हों, जैसे कि 2 या 2 शब्द हैं, उनसे जब अधिक शब्द होते हैं, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, ठीक है। 2 या 2 से अधिक शब्दों अथवा वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य जो करते हैं उसको योजक उपकरण कहते हैं। और वही समकक्ष योजक भी कहलाते हैं। जैसे देखिए, उदाहरण के रूप में देखिए, ये योजक चिन्ह हो जाता है, ठीक है, ये चिन्ह है जो वो योजक चिन्ह हो जाता है। अब देखिए, संबद्धता क्या होती है? साथ साथ बंधे होना, ठीक है, बंधन में होना। सम प्लस बद्ध, साथ साथ होना, इसको संबद्धता। अब शब्द संपदा क्या होती है? शब्द से पूर्ण जो होती है, ठीक है, शब्द से पूर्ण। व्याकरण का क्षेत्र आप जानते ही हैं। तो अंततः इसके साथ इसके अलावा यह किसके उदाहरण हैं? अंततः इसके साथ इसके उदाहरण, तो अंततः इसके साथ इसके अलावा यह किसके उदाहरण है? यह योजक उपकरण के उदाहरण है, ठीक है, इसका पहला राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए 23 नंबर, क्या हम जानते हैं कि वास्तव में क्रिया कहाँ हो रही है? यह प्रश्न किस लिए है? तथ्यात्मक पठन के लिए है, निष्कर्ष निकालने से जुड़े पठन के लिए, सूचना दर्शाने के लिए, शब्द संपदा की जांच के लिए है। तो 23 में जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हम जानते हैं कि वास्तव में क्रिया कहाँ हो रही है? यह प्रश्न निष्कर्ष निकालने के लिए क्रिया कहाँ हो रही है, हमने क्वेश्चन किया, अब इसका कुछ आंसर मिलेगा ना। यह प्रश्न किस लिए है? निष्कर्ष निकालने के लिए कि इसलिए क्रिया हो रही है। तो इसके बाद क्या होगा? इसमें निष्कर्ष निकलेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 23 का, वो हो जाएगा 2nd नंबर। तथ्यात्मक पठन के लिए नहीं, सूचना दर्शाने के लिए नहीं, शब्द संपदा की जांच के लिए नहीं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 2nd नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के लिए आकलन का उदाहरण है? अब अधिगम के लिए आकलन 24 नंबर, वार्षिक परीक्षा करना या मध्य सत्रांत परीक्षा कराना, या फिर 3rd नंबर पोर्टफोलियो,
या फिर सप्ताह में दिए जाने वाले प्रदत्त कार्य। जो अधिगम के लिए आकलन होता है, इसमें क्या होता है, शिक्षार्थी जो है ज्ञान, समझ और कौशल का विकास करता है। ठीक है, सीखने की शैली इसमें होती है। शिक्षार्थी अपनी प्रगति का मूल्यांकन करने में भूमिका निभाता है अपनी। ठीक है, कि वह कितना सीखा है। तो इसमें वार्षिक परीक्षा नहीं हो सकती। ठीक है, पूरे साल के बाद परीक्षा लेंगे आप, मध्य के सत्रांत नहीं। पोर्टफोलियो मतलब पोर्टफोलियो क्या होता है, बच्चे की सारी जानकारी का एक जगह जो है वो क्रमवार रूप से एक फाइल में चीज़ें इकट्ठा की होती हैं। वो एक ही बच्चे के बारे में सारी होती हैं, मतलब एक एक करके सारे बच्चों के बारे में होती है। लेकिन अगर एक बच्चे के बारे में हम चीज़ें इकट्ठा करें तो वो एक ही के बारे में होगी, तो उसको पोर्टफोलियो बोलते हैं। लेकिन ये अधिगम के लिए आकलन नहीं, ये सप्ताह में दिए जाने वाले प्रदत्त कार्य, ये राइट हो जाएगा। सप्ताह में दिए जाने वाले जो प्रदत्त कार्य होते हैं वो अधिगम के लिए आकलन का उदाहरण है। राइट आंसर 4 हो जाएगा। इसके बाद देखिए 25 मिश्रित अधिगम कौन सा है। मिश्रित अधिगम क्या होता है, व्याकरण, अनुवाद विधि और संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण का मिश्रण। भाषा शिक्षण के लिए 2 ऐप के मिश्रण का प्रयोग, एक ही कक्षा में 2 भाषाएं सीखना, पारंपरिक अधिगम और वेब आधारित ऑनलाइन उपागम का मिश्रण। 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा मिश्रित शिक्षा प्रणाली क्या है, इसमें हम पारंपरिक शिक्षा के साथ डिजिटल संपादन, मतलब जो हमारे परंपरा में है, जो हम पहले से यूज़ कर रहे हैं उसको तो यूज़ करेंगे ही, उसके साथ साथ हम डिजिटल संसाधनों का यूज़ करते हैं, उसको मिश्रित शिक्षा प्रणाली कहा जाता है। जैसे कि देखिए ऑडियो, वीडियो। ठीक है, हमने क्या किया, नए नए संसाधनों का प्रयोग करके बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, प्रोजेक्टर पर पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो जो पहले से चली आ रही हैं उसको सॉफ्टवेयर, ठीक है, इन सब चीज़ों का यूज़ करने लगे। तो ये सारे जो उपकरण हैं उनका समावेशन करके जब उनको पढ़ाया जाता है तो वो ही होती है जो है मिश्रित अधिगम। तो 25 का राइट आंसर जो है हो जाएगा वो हुआ 4th नंबर, पारंपरिक अधिगम और वेब आधारित ऑनलाइन उपागम का मिश्रण। इसके बाद देखिए 26 में भाषा जागरूकता के बारे में क्या सही है। भाषा जागरूकता के बारे में क्या सही है, इससे संज्ञानात्मक रूप से लाभ है, इससे किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं है। यह भाषा की व्याकरण को जानना है, यह निर्धारित अवधारणा है। तो जो भाषा जागरूकता होती है इसमें क्या होता है, बच्चे के मस्तिष्क का बेहतर विकास किया जाता है। ठीक है, उन्नत शैक्षणिक प्रदर्शन कराया जाता है। संज्ञानात्मक लाभ में व्यक्ति का समग्र विकास कराया जाता है। जैसे बच्चा जो है वो सोचना, समझना, सीखना, पढ़ना, जानकारी का एकत्रित करना, ये सब चीज़ें सीखता है। ठीक है, उसके बच्चा जो होता है वो अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने और समझने में सफल हो जाता है, मदद मिलती है ये संज्ञानात्मक विकास के कारण। संज्ञानात्मक विकास के कारण क्या होता है, बच्चे को आसपास की चीज़ों के बारे में सोचने समझने में जो है उसको मदद मिलती है। तो 26 में जो होता है, 26 में राइट आंसर 1st नंबर हो जाएगा। इससे क्या होगा, भाषा में जागरूकता, संज्ञानात्मकता बढ़ेगी तो जागरूकता बढ़ेगी। इससे किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं है, रॉन्ग, ये तो नहीं होगा। या भाषा की व्याकरण को जानना नहीं, जागरूकता में व्याकरण नहीं, या निर्धारित अवधारणा नहीं। राइट आंसर 1st हो जाएगा। इसके बाद निवेश परिकल्पना अनुशंसा कहती है कि भाषिक निवेश भाषिक दक्षता के वर्तमान स्तर से अधिगम प्रतिफलों को सही से प्राप्त करने के लिए आदर्श है। वर्तमान स्तर से क्या, एक चरण पीछे की ओर अधिगम प्रतिफलों को सही से प्राप्त करने के लिए आदर्श है, या फिर एक चरण आगे, फिर बहुत आगे, फिर समानांतर। तो देखिए निवेश परिकल्पना क्या है, निवेश मतलब हम अपनी चीज़ों को क्या करते हैं, पूंजी के रूप में लगाते हैं कहीं पे, कि वो भविष्य में, जैसे हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उनके फ्यूचर को देख के पढ़ा रहे हैं कि वो भविष्य में उनका फ्यूचर ब्राइट होगा, वो बहुत आगे जाएंगे।
तो ये क्या है, ये एक निवेश परिकल्पना है कि भविष्य के बारे में सोचकर हम जब चीज़ों को लगाते हैं, अपनी जमा पूंजी को लगाते हैं, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल बिजनेस हो गया, स्टॉक हो गया, संपत्ति हो गई, ये सब चीज़ें क्या है, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो उसके बारे में सोचे होगे ना कि हम फ्यूचर में ये बिजनेस हमें इतना प्रॉफिट देगा। तो इसी तरह जो होता है शिक्षा में, भाषिक निवेश में क्या होता है, पहले क्या होता है, चीज़ों को लगाया जाता है, फिर भाषिक दक्षता के वर्तमान स्तर से एक चरण आगे, जो वर्तमान स्तर है उससे एक चरण आगे अधिगम प्रतिफलों को सही से प्राप्त करने के लिए आदर्श है। ये राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए 28, मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता क्या है। प्रत्येक शिक्षार्थी अपनी विद्यालय शिक्षा अपनी मातृभाषा में आरंभ की है और उसके बाद अंग्रेजी माध्यम में अध्ययन करती है। ठीक है, सभी विद्यालयों में मातृभाषा या घर की भाषा माध्यम रूप में है, या फिर प्रत्येक विद्यार्थी अपनी आरंभिक शिक्षा विद्यालय में मातृभाषा की भाषा में आरंभ करती है और बाद में अधिक भाषाओं से जुड़ती है। फिर सभी विद्यालयों से में अभिभावकों की मांग को पूरा करने के लिए अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई होगी। मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता ये क्या करती है, मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता जो होती है वो प्रत्येक शिक्षार्थी को अपनी आरंभिक शिक्षा विद्यालय में मातृभाषा, आरंभिक शिक्षा क्या करती है, मातृभाषा में आरंभ करना होता है उसको, उसके बाद अधिक भाषा से वो जुड़ती है। पहले मातृभाषा फिर बहुभाषिकता। देखिए आपको क्वेश्चन से ही आंसर मिल गया। सभी विद्यालयों में मातृभाषा या घर की भाषा माध्यम रूप में, प्रत्येक विद्यार्थी अपने विद्यालय शिक्षा अपनी मातृभाषा के आरंभ में आरंभ की है और उसके बाद अंग्रेजी माध्यम, जरूरी नहीं है अंग्रेजी माध्यम, बहुभाषिकता कही गई है ना। सभी विद्यालयों में अभिभावकों की मांग को पूरी करना नहीं, को अंग्रेजी मांग को पूरा करने के लिए अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। राइट आंसर इसका 3rd नंबर हो जाएगा। इसके बाद 29 नंबर, निम्नलिखित वार्तालाप पढ़ें। मैं चाहती हूँ कि अ अक्षर से शुरू होने वाले विद्यार्थी यहाँ खड़े हो जाएं और बा अक्षर से शुरू होने वाले विद्यार्थी वहाँ खड़े हो जाएं। क्या आप समझ गए? विद्यार्थी सभी ग्रुप में। एक विद्यार्थी, जी हाँ, बहुत धीमे से, उसने धीमे से उत्तर दिया कि हाँ समझ गए। विद्यार्थी उत्तर नहीं देना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सही नहीं है? विद्यार्थियों में आत्मविश्वास की कमी है। विद्यार्थियों में निर्देश को सही तरीके से नहीं समझा है। विद्यार्थी बात नहीं करना चाहते हैं। विद्यार्थियों को और अधिक विस्तार से निर्देश अध्यापक से मदद की ज़रूरत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विद्यार्थी बात नहीं करना चाहते। तो निगेटिव पूछा ना, उदाहरण कौन सा सही नहीं है। उसने उत्तर तो दिया ना, एक विद्यार्थी ने कहा जी हाँ, तो उसने उत्तर दिया, इसका ये अर्थ हुआ कि विद्यार्थी बात करना चाहता है, ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं करना चाहता। तो इसमें निगेटिव पूछा है तो ये निगेटिव, ये राइट हो जाएगा। हाथ बढ़ाना मुहावरे से अभिप्राय है। तो देखिए इसका मदद करना, ठीक है, किसी की मदद करना, हाथ बढ़ाना। हाथ मसलना पछताना हो जाएगा। कार्य बांटना सहायता करना। सहारा देना सहायता देना। ठीक है, तो इसमें क्या कहा है कि हाथ बढ़ाना का अर्थ होता है मदद करना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1st नंबर हो जाएगा। आज के लिए 30 क्वेश्चन आपके पूरे हो गए हैं। ठीक है, और ये ऑनलाइन के क्वेश्चंस हैं। ऑनलाइन का जो पेपर था 3 जनवरी का 2022 का, उसका पेपर है, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। और अगर कोई कमेंट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में करिएगा कमेंट। और आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।